स्वागत है आप सभी का। क्लास 9th वाले बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत दिनों से लगातार कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट क्लास 9th वाले बच्चों का कि सर सिर्फ क्लास 10th वाले को ही पढ़ाओगे क्या? हमारे लिए भी तो कभी वीडियो डालो। ठीक है, तो चलिए उपस्थित हूं मैं आज आप सभी के सामने क्लास 9th का केमिस्ट्री, जिसमें मैं आज बात करूंगा थर्ड चैप्टर एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, आपका ये पहला वीडियो है मेरा, मतलब आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपका जरूर मन हो रहा होगा कि मैं अपने बारे में कुछ कुछ बताऊं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं बताने वाला, लेकिन फिर भी अगर बताने का थोड़ा सा इच्छा मैं करूं तो सिंपल सा, भाई देखो मेरा नाम है दुर्गानंद कुशवाहा। ठीक है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, मैं क्लास 9th 10th 11th 12th 4 क्लास, इसको मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं और केमिस्ट्री। ठीक है, जनरली मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। ठीक है, पिछले 4-5 साल से, मतलब 2021 से मैं टीचिंग कर रहा हूं 9th 10th 11th 12th के लिए। ठीक है, तो 4-5 साल का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा टीचर, फेवरेट टीचर कह करके, ठीक है, बहुत आगे तक बढ़ाया हुआ है। और फाइनली ऐसा मन हुआ कि चलो ऑनलाइन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी मूड बनता है, कभी कभी क्या डेली, अब तो डेली अपलोड हो रहा है। ठीक है, बस जरूरत है आप लोगों के सपोर्ट का। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मजा आ जाएगा एक दिन। ठीक है, और मैं क्या बताऊं अपने बारे में? कुछ नहीं, मैं जो पढ़ाऊंगा आपको गारंटी के साथ समझ में आएगा, इस बात का मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, ये वादा रहा भाई, मैं जो पढ़ाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा मैं कमेंट में गाली देके चल जाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हो? चलो, तो ठीक है, इतना ही था और कुछ है नहीं। बाकी धीरे धीरे आपको मेरे बारे में पता चलता जाएगा। ठीक है, कभी फुर्सत मिले चैट जीपीटी से पूछ लीजिएगा, ठीक है, मेरे बारे में बता देगा वो। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ठीक है, एक चैप्टर है क्लास 9th में। ठीक है, अगर मैं क्लास 9th का बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा समझिए, अगर मैं किसका बात करूं? क्लास 9th का। ठीक है, और वो भी, अरे भाई ये तो जी लिखा गया, ठीक है ना, लेकिन भाई ये 9th है, समझ जाना। ठीक है, ये क्या है? ये 9th है। ठीक है, तो अगर मैं क्लास 9th का बात करूं और उसमें भी मैं अगर केमिस्ट्री के बारे में बात करूं, ठीक है, तो समझिए, क्लास 9th से पहले आप लोग जिस भी क्लास में थे, 8 में, 7 में, 6 में, वहां पे साइंस का एक ही बुक हुआ करता था। बट इन क्लास 9th, ठीक है, यू हैव 3 बुक्स ऑफ साइंस। ठीक है, आपके पास 3 किताब है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों सेपरेट। थोड़ा सा सिलेबस का बर्डन बढ़ेगा, बर्डन, समझ रहे हो ना? तो बर्डन बढ़ेगा तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। 8वीं क्लास तक, क्लास 8 तक अगर आप मौज मस्ती करते हो चलता है, थोड़ा सा चलो, ज्यादा पढ़ने का जरूरत भी नहीं रहता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मली पढ़ते हो बोर्ड वगैरह के लिए तो। लेकिन जब आप क्लास 9th में आते हो तो आपके पास सिलेबस का लोड बढ़ता है, एसएसटी का भी बुक 4-5 हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको क्लास 9th में थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 6 to 7 आवर। ठीक है, स्कूल के टाइम को छोड़ के, समझ रहे हो ना? आप पढ़िए उतना देर। ठीक है, बाकी ऑनलाइन के लिए मैं हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपना जो आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब स्ट्रेंथ है पढ़ने का, उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा, एक नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं क्लास 9th के बारे में बात करूं और वो भी केमिस्ट्री के बारे में बात करूं, ठीक है, तो केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझिए, हो सकता है इस 4 के ज्यादा भी हो किसी किसी बुक में। ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं लेना, 4 बुक है। ठीक है, मतलब 4 चैप्टर्स है। उसमें सबसे पहले चैप्टर का नाम है मैटर। ठीक है ना, मैटर। ठीक है, समझिए, सबसे पहला चैप्टर है। जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है प्योर एंड इम्प्योर मैटर। ठीक है ना, प्योर एंड इम्प्योर मैटर। ठीक है, ये हो सकता है एनसीईआरटी में इसका दूसरा नाम लिखा हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आयंस के बारे में भी पढ़ना है शायद। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ एंड द लास्ट चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए ये 4 चैप्टर है। ठीक है, मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि ये जो पहला चैप्टर है ना मैटर, इसमें हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, यानी कि मैटर को जब हम लोग बांटते हैं, अभी मैं बात करूंगा मैटर के बारे में। ठीक है, जब हम लोग मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो हम लोग मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में,
और जो सेकेंड चैप्टर है हम लोग पढ़ेंगे कि भाई साहब केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर जितने भी टाइप्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे सेकेंड चैप्टर में, यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए ये तो ठीक है, बेसिक बेसिक चैप्टर है, लेकिन ये जो दो चैप्टर है थर्ड एंड द फोर्थ, ठीक है, इसको कहा जाता है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अगर आपको ये चारों चैप्टर, अगर ये आपको दोनों चैप्टर थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर नहीं समझ में आता है तो आपको ना क्लास 10th का केमिस्ट्री समझ में आएगा, ना क्लास 11th का केमिस्ट्री समझ में आएगा, ना क्लास 12th का केमिस्ट्री समझ में आएगा। यानी कि जब तक आप अपने जीवन में केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपको ये थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर काम आएगा, हमेशा काम आएगा। तो बहुत ही फंडामेंटल चीज पढ़ना है इस थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में। ठीक है, तो याद रखिए इस दोनों चैप्टर में एकदम जान प्राण लगा देना है। बहुत टफ चैप्टर नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है ना, उसमें भी अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो और ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, मैं वादा करता हूं इस बात का। तो ये बहुत आसान चैप्टर है, यानी कि इस दोनों चैप्टर को पढ़ना मस्ट है। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपके लिए स्टार्ट करता हूं ये थर्ड चैप्टर। ठीक है, बाकी ठीक है, चलिए तो केमिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री क्या होता है? ठीक है, ये केमिस्ट्री क्या होता है? ठीक है, आप 9th में केमिस्ट्री के बारे में पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, तो जरूर दिमाग में ख्याल आएगा कि सर ये केमिस्ट्री क्या है। तो देखिए स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है ना, स्टडी ऑफ मैटर। अभी मैंने आपको मैटर का नाम सुनाया ना, ठीक है, तो उसी मैटर के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है, हम लोग उसको बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, जब हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे तब उसको क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, चलिए ये बहुत आसान सा बात है कि भाई स्टडी ऑफ मैटर केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, लेकिन अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ख्याल आएगा सर ये मैटर क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा बताइए ये मैटर क्या, आपने बस नाम सुना है, थोड़ा सा मैटर के बारे में बताइए। ठीक है, देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मार्कर है, ठीक है, या पेन कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, इसका दो खासियत है। पहला खासियत ये है कि इसके पास कुछ मास है, ठीक है ना, यानी कि इसका कुछ वजन है, कुछ वेट है, बात नंबर 1। सेकंड बात, जब आप इसको कहीं पे रखोगे ना, कहीं पे जब आप इसको रखोगे तो वो क्या करेगा? उतना दूर का जगह ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बोतल है, ठीक है, वाटर बॉटल, ठीक है, तो उसका पहला खासियत क्या है? उसके पास मास है, उसके पास वजन है। एंड द सेकेंड वन इज, जब आप उसमें मान लो कि उसको कहीं पे रखोगे, उस बॉटल को कहीं पे रखोगे तो वो जगह घेरेगा, यानी कि स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो दो फीचर्स हैं। उसी तरीके से मान लीजिए आपके पास वाटर है, वाटर, ठीक है, तो वाटर के पास वेट तो है, ठीक है, वेट है। सेकंड, मान लीजिए कि जब आप वाटर को बॉटल में डालोगे तो बॉटल में ना पहले से पानी, वो हवा होता है। मान लीजिए बॉटल में कुछ नहीं है, तो उसमें एयर है। जैसे ही आप उसको पानी डालोगे ना तो एयर पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई जब आप वाटर को डालोगे तो वाटर को स्पेस चाहिए, वाटर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और वो स्पेस पहले से एयर ऑक्यूपाई करके रखा होता है, तो वो एयर पहले बाहर निकलेगा फिर वाटर अंदर जाएगा। ठीक है ना, यानी कि मिला जुला कर मैं सिंपल सा बात कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास कुछ ऐसा चीज है जिसका दो फीचर्स है। पहला, उसके पास मास होगा, सेकंड, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, और कोई भी ऐसा चीज जिसके पास ये दोनों फीचर है ना, हम लोग उसको मैटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये मार्कर था, इसके पास ये दोनों फीचर है, मतलब ये एक मैटर है। आप मुझे ले लीजिए, क्या मेरे पास वेट है? बिल्कुल है। मेरे पास मास है, क्या मैं जगह ऑक्यूपाई करता हूँ? बिल्कुल, मैं भी एक मैटर हूं। आप इस बोर्ड को ले लीजिए, मास है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये भी एक मैटर है। ठीक है, अब हाथ में मोबाइल फोन है, उसके पास भी मास है, वो भी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो भी एक मैटर है। ठीक है, तो एनीथिंग यू आर लुकिंग अराउंड यू, ठीक है ना, मतलब कुछ भी आप देख रहे हो ना, वो सब मैटर है, क्योंकि सबके पास मास है। कोई ऐसा चीज दुनिया में है ही नहीं जो मासलेस है। ठीक है, जिस भी चीज को आप देख पाओगे भाई उसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जैसे आप मान लीजिए कि एक वायरस है, ठीक है ना, तो भले उसके पास बहुत कम वेट है, उससे क्या मतलब है? वेट है ना। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। तो मैटर का क्या मतलब हुआ? तो मैटर का सिंपल सा मतलब हुआ, ठीक है, कि एनीथिंग, 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 ठीक है, जिसके पास मास होगा, एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, ये बात याद रखना है। कोई भी ऐसा चीज जिसके पास मास होगा और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है ना, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। जैसे आप पेन ले लीजिए, आप अपना बुक ले लीजिए, आप अपना मोबाइल फोन ले लीजिए, ठीक है, आप मेरे हाथ में जो मार्कर है उसको ले लीजिए। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज क्या है? ये सब चीज मैटर है। ठीक है, तो मेरे विचार से आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैटर क्या है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आया होगा, मतलब दिमाग में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, सर क्या सब कुछ मैटर है? क्या कोई दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मैटर नहीं है? तो देखो, जैसे मान लो कि मैं आपको बोलता हूं लव, ठीक है, मैं आपको बोलता हूं ऑनेस्टी,
ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब मैटर है ना भाई, ये तो फीलिंग है ना। ठीक है, मैं ऐसा तो किसी को नहीं बोलूंगा कि आई लव यू 4 kg, व्हाट नॉनसेंस, मतलब समझ रहे हो ना कि भाई मैं तुमसे 5 किलो प्यार करता हूँ। ठीक है, तो फिर लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई ये गंदा तरीके से भाई साइंस पढ़ा हुआ है और केमिस्ट्री विशेष। ठीक है, तो ये जो लव है, ऑनेस्टी है, या कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट नाउन, ठीक है, आप ऑब्स्ट्रक्ट नाउन जानते होंगे। ठीक है, तो वो सब फीलिंग है, ठीक है ना, वो मैटर नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। ठीक है, कि जितना भी फीलिंग्स है, ठीक है ना, जितना भी फीलिंग्स है, ठीक है, वो मैटर नहीं होता है। बाकी जो भी चीज आप देख पा रहे हो वो सारा का सारा चीज क्या है, मैटर है। तो मेरे विचार से आप लोगों को समझ में आया होगा, मैटर के बारे में समझ में आया होगा कि भाई कोई भी ऐसा चीज, ठीक है। अब देखिए सुनिए, हम लोग जब मैटर को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, मैटर को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट नहीं करके डायरेक्ट मैंने 4th चैप्टर स्टार्ट किया है, 3rd। ठीक है, इसीलिए तो मान लीजिए कि जब हम लोग मैटर को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, तो मैटर को हम लोग 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, ठीक है, और एक केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। अब आप लोग अभी छोटे बच्चे हैं, 8वीं क्लास से 9th में आए हुए हैं, तो आप लोग को ना फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ रहा होगा ना केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप मेरा बात कीजिए, ठीक है, या किसी भी इंसान के बारे में बात कीजिए, चाहे किसी भी वस्तु के बारे में बात कीजिए, तो इसके पास ना 2 तरीके का गुण होता है, 2 तरीके का प्रॉपर्टी होगा। एक ऐसा प्रॉपर्टी जो आपको बाहर से देखने से पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कलर कैसा है, वो कितना भारी होगा, वो कितना स्पेस घेरेगा। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसा चीज है ना जो आपको बाहर से देखने से पता चल जाएगा, यानी कि इजीली आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी कुछ ऐसा प्रॉपर्टी जो इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है बाहर से, उसको बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टी होते हैं जो आप बाहर से देख के नहीं बता सकते हो। जैसे मान लीजिए 2 एसिड रखा हुआ है, मैं आपको पूछूंगा बताओ दोनों में से कौन तगड़ा एसिड है, यानी कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप बता पाओगे देख करके ना, नहीं बता पाओगे। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है, ठीक है, वो हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टी सब मैटर के जिसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। जिसको नहीं देख के बता सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। सिंपल सा बात है। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम मैटर को 3 टाइप में बांट सकते हैं। ठीक है, याद रखना है कितने टाइप में बांट सकते हैं, 3 टाइप में। उसमें से एक का नाम होगा सॉलिड, एक का नाम हो जाएगा लिक्विड, और एक का नाम क्या हो जाएगा, गैस। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि हम लोग इस तीनों को स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर हमसे कोई पूछेगा मैटर का कितना स्टेट, तो हम बोलेंगे 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बाकी 2 और होता है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग मैटर को 3 टाइप में बांटते हैं, और इसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 में। ठीक है, मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ा देर पहले बताया हुआ था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से एक का नाम होगा प्योर मैटर, ठीक है, या इसी को हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और एक का नाम हो जाएगा इम्प्योर मैटर। अब ये क्या है क्या नहीं है, ये सब हम जब वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, ये जो इम्प्योर मैटर है हम लोग इसी का नाम दे देते हैं मिक्सर। ठीक है, और ये जो प्योर मैटर है इसी को हम लोग नाम दे देते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्योर मैटर है हम लोग फिर से इसको 2 टाइप में बांट सकते हैं। ठीक है, नहीं एलिमेंट नहीं। ठीक है, ये जो प्योर मैटर है हम लोग इसको फिर से 2 टाइप में बांट सकते हैं। उसमें से एक का नाम हो जाएगा एलिमेंट, ठीक है, और एक का क्या नाम हो जाएगा, एक का नाम हो जाएगा कंपाउंड। ठीक है, अब बस दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, उसी तरीके से ये जो मिक्सर है या इम्प्योर मैटर है हम लोग इसको भी 2 टाइप में बांट सकते हैं। ठीक है, उसमें से एक का नाम हो जाएगा होमोजीनियस मिक्सर, ठीक है ना, होमोजीनियस मिक्सर, और एक मिक्सर हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सर। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सर। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो होमोजीनियस मिक्सर है ना हम लोग इसी को प्यार से बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जब आप क्लास 12वीं में जाओगे तो सॉल्यूशन नाम का एक चैप्टर आएगा। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना है। देखिए, तो ये मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, अब समझिए, आप लोग मैटर समझ गए ना। ठीक है, तो हुआ क्या, कुछ विद्वान लोग आए, कुछ पढ़े लिखे लोग आए। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो भाई साहब ये जो मैटर है ना ये बना किस चीज से हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये मैटर है मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास एक पेन है या मेरे पास एक चौक है, चौक समझते हो, लिखने वाला जो चौक होता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको 2 भाग में तोड़ोगे। ठीक है, ये 2 टुकड़ा बनेगा, फिर उसको तोड़ोगे फिर ये छोटा होगा, फिर उसको तोड़ो फिर वो छोटा होगा, फिर उसको तोड़ो फिर छोटा होगा, फिर तोड़ो फिर छोटा होगा, फिर तोड़ो फिर छोटा होगा। ऐसे ही तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि वो मैटर इतना छोटा हो जाएगा,
इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि आप उसको और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते हो। यानी कि हम बोलेंगे वो जो सबसे छोटा चीज है ना, वही उस मैटर का सबसे छोटा चीज है। ठीक है, हम लोग उसका नाम देते हैं एटम। क्या नाम देंगे? एटम। ठीक है, एटम एटम एटम। ठीक है, यानी कि मेरे सिंपल से कहने का मतलब हुआ कि कोई भी मैटर को जब आप तोड़ोगे तो छोटा होते 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 एक बहुत ही छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे छोटे पार्टिकल जिसको आप और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते हो, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एटम नाम देते हैं। ठीक है ना, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मैटर है, ठीक है, ये जो मैटर है, ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है और हम लोग उसको नाम देते हैं एटम्स। क्या नाम देते हैं? एटम्स। ये बात याद रखना है। ठीक है, क्या नाम देते हैं उसको? एटम्स नाम देते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही नॉर्मल सा बात हो गया कि दुनिया में जितना भी जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि एटम क्या है तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है, एटम क्या है? तो एटम्स आर, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। ठीक है, किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जो एटम है ये इंडिविजिबल है। क्या है ये? इंडिविजिबल है, इसको आप और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हो, ये बात याद रखना है। और ये बहुत छोटा होता है। अगर हम इसके साइज के बारे में बात करें तो इसका साइज होता है लगभग 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, बहुत छोटा है, समझ रहे हो ना, ये बहुत छोटा साइज है इसका। ठीक है, देखिए जिसको हम लोग एटम बोल रहे हैं, जिसको हम लोग एटम बोल रहे हैं, ठीक है, एक महान इंसान हुआ करते थे इंडिया में जिसका नाम था महर्षि कैनाद। ठीक है ना, महर्षि कैनाद, ये इसी को बोले हुए थे परमाणु। ठीक है ना, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो जिसको हम लोग एटम बोल रहे हैं, हमारे महर्षि कैनाद जी उनको बोले हुए थे परमाणु बोले हुए थे। तो मेरे विचार से आप लोग एटम समझ गए होंगे कि एटम बहुत छोटा चीज है, सबसे छोटा चीज है किसी भी मैटर का। यानी कि मैटर किसी से बना हुआ है तो एटम से बना हुआ है, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो ये बात हो गया। तो इसके बारे में हम और बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब हम जो अपना ओरिजिनल चैप्टर है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो चैप्टर है वो क्या है? वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, देखिए यहां से हमारा ओरिजिनल चैप्टर चालू हो रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहां से जानना है। ठीक है, यहां से जानना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए सुनिए, केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? आप लोग जानते हैं केमिकल रिएक्शन, आई होप आप लोग जानते होंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो वहां पे कुछ नियम कानून का पालन होता है। ठीक है, उस नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे बहुत सारा नियम लगता है भाई, बहुत सारे नियम कानून का वहां पे पालन होता है। ठीक है, हम लोग उस सभी नियम को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, अब कौन कौन सा वो नियम है थोड़ा समझिए। सबसे जो पहला नियम है हम लोग उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जो सेकेंड लॉ है हम लोग उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट बोल लो या इसी को बोलते हैं हम लोग डेफिनेट। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, द सेकेंड लॉ। थर्ड रूल है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जो फोर्थ रूल है उसको बोलते हैं एवोगाड्रो रूल या एवोगाड्रो लॉ। ठीक है ना, जो फिफ्थ रूल है उसको बोलते हैं गे लुसाक लॉ। ये सब साइंटिस्ट का नाम है, गे लुसाक्स लॉ। ठीक है, ये देखिए 5 रूल है। एक और रूल होता है, ठीक है ना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये लॉ है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, ये लॉ है। देखिए इतना सारा नियम पालन होता है, इतना सारे नियम मतलब पालन होते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइम पर। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो फर्स्ट 2 रूल है आप लोगों को पढ़ना है क्लास 9th में। ठीक है, यानी कि सिर्फ ये 2 पढ़ेंगे, बाकी ये जो 4 आप लोग दिख रहा है ना, हम लोग इसको पढ़ेंगे क्लास 11th में। ठीक है, याद रखना है। तो यानी कि मिला जुला करके अभी हम लोगों को सिर्फ क्या पढ़ना है? 2 चीज पढ़ना है। ठीक है, एक पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या पूरा बात करेंगे भाई, जितना क्लास 9th में दिया हुआ है पूरा बात करेंगे, बवाल तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये बहुत आसान सा चीज है। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा समझिए। देखिए इससे पहले आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, और ये दोनों मिलकर के बना रहा है वाटर। ठीक है, ये आप लोग अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए कि मेरे पास ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस है। जब आप इस दोनों को मिला दोगे तो हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास बनेगा वाटर। ठीक है, ये बात याद रखना है, हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। मैं आप लोगों के सामने एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल ले रहा हूं कि जब आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाओगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, अब देखिए समझिए, थोड़ा सा समझिए कहानी। ठीक है, आप जब भी केमिकल रिएक्शन कराओगे ना तो एक चीज होगा जो केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में बनेगा। ठीक है, जो बनेगा हम लोग उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये बात याद रखना है, जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। और भाई साहब जो बनाएगा, ठीक है ना, जो बनाने का काम करता है प्रोडक्ट को, हम लोग उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे उसको, रिएक्टेंट बोलेंगे। तो मेरे विचार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब भाई जो बनता है, और रिएक्टेंट मतलब जो बनाता है। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा बात है। अब समझिए जरा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक पदार्थ है ए। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक पदार्थ क्या है ए, एक सब्सटेंस है बी, एक मैटर है सी, और ये दोनों मिल करके क्या बना रहा है, सी बना रहा है। ठीक है, थोड़ा समझिए। अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये 10 ग्राम है और ये 20 ग्राम है, आपको क्या लगता है सी कितना होगा। ठीक है, तो महान लोगों का कहना है ये जो सी होगा वो 30 ग्राम होगा। ठीक है, यानी कि अगर ए 10 ग्राम है, बी 20 ग्राम है, तो सी कितना होगा, 30 ग्राम होगा। ठीक है, ऐसा क्यों। ठीक है, ऐसा इसलिए कि हमारे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, ये कहता है कि देखो भाई साहब कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, तो जितना रिएक्टेंट का टोटल वजन है ना उतना प्रोडक्ट का टोटल वजन होगा। ठीक है, यानी कि अगर रिएक्टेंट का टोटल वजन 30 है तो प्रोडक्ट का भी टोटल वजन कितना होगा, यानी टोटल मास कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए ये पहला नंबर एग्जांपल था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दूसरा नंबर एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ए है और बी है, और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, सी और डी बना रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ए है 10 ग्राम, बी है 20 ग्राम, ठीक है, सी है, मान लीजिए कि सी है 5 ग्राम। ठीक है, तो आपको क्या लगता है डी कितना होगा, बताइए, कमेंट में बताइए डी कितना होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो रूल है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो जितना टोटल रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का होगा। तो रिएक्टेंट का टोटल कितना है, 30, तो प्रोडक्ट का ये 5 है, इसका मतलब क्या, ये 25 होगा, तब ना जाकर के 30 पुरने वाला है भाई साहब। ठीक है, तो बस यही रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू mass of product, mass of product during any physical or chemical change, during any physical और केमिकल चेंज, याद रखना है। ठीक है, यानी कि जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा तो वहां पर जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ये बात याद रख लेना है। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब थोड़ा सा एक बात आप और समझिए, जैसे मान लीजिए कि पहले था 30 और रिएक्शन के बाद भी 30, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहां पे ना कोई नया मैटर बना है और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि रिएक्शन में कोई नया मैटर बन जाता, समझ रहे हो आप, यानी कि जो पहले था, जितना पहले था बाद में भी उतना ही है, यानी कि यहां पर कोई नया मैटर नहीं बना। क्योंकि अगर कोई नया मैटर बनता तो भाई मास बढ़ जाता ना। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि यहां पर कोई नया मैटर बनता तो यहां पे मास क्या हो जाता, बढ़ जाता। ठीक है, या अगर मान लीजिए कि पुराना वाला मैटर अगर डिस्ट्रॉय होता फिर तो मास घट जाता ना, यानी कि ना मास बढ़ा ना घटा। यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा
तो नो मास बनता है, यानी नो मैटर बनता है और नो ही मैटर डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो यानी कि जब मैं ये कहता हूं, ठीक है, कि भाई साहब केमिकल रिएक्शन के टाइम पर रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पर आप न ही मैटर को बना सकते हो और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो भाई ये दोनों मास कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यानी कि मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, ठीक है, कि ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज, ठीक है, ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज मैटर कैन नीदर be created nor destroyed, ठीक है, याद रखना, यानी कि किसी भी केमिकल चेंज के टाइम पर आप मैटर को नहीं बना सकते और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों मतलब हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। ठीक है, तो मेरे विचार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा समझिए, मैं एक चीज और बताता हूं आपको। ठीक है, थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ए है, ठीक है, मेरे पास बी है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना दिया, सी बना दिया। अगर मान लीजिए कि मेरे पास ए था 10 ग्राम, ये था 20 ग्राम, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि ओनली, या ऐसा मान लीजिए, ऐसा लिख देता हूं मैं कि 5 ग्राम बी रिमेन्स आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए थोड़ा सा कहानी समझिए। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला, मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास 10 ग्राम ए था और 20 ग्राम बी था। ठीक है, तो कितना बनना चाहिए सी? आप बोलोगे 30 ग्राम, लेकिन नहीं, 30 ग्राम नहीं बनाया। क्यों? आप समझ रहे हैं, क्योंकि जब ये रिएक्शन खत्म हुआ ना, तो हम देख रहे हैं भाई बी 5 ग्राम बच गया है। ठीक है, यानी कि हम 10 ग्राम ए लिए हुए थे, 20 ग्राम बी लिए हुए थे, लेकिन जब रिएक्शन हुआ ना, तो हम देख रहे हैं कि बी तो 20 ग्राम में से 5 ग्राम बच गया है। इसका मतलब टोटल रिएक्ट कितना किया, तो 10 ग्राम ए रिएक्ट किया और 15 ग्राम बी रिएक्ट किया। इसका मतलब ये सी कितना बनेगा, तो ये सी बनेगा 20 ग्राम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो ये बंदा जो रिएक्ट नहीं किया, ठीक है, जो रिएक्ट नहीं किया, हम लोग इसको बोलते हैं रेजिड्यू। क्या बोलते हैं? रेजिड्यू। ये रेजिड्यू बच गया। ठीक है, अब आप सीधा दिमाग लगा दोगे 10 है 20 है तो ये 30 बन जाएगा, तो भाई दिक्कत है। ठीक है ना, अच्छा ये 25 होगा, ये 25 होगा, 15 और 10 25। ठीक है, तो आप गड़बड़ा दोगे, दिक्कत कर दोगे आप, मतलब गलती कर दोगे। ठीक है, तो अगर मान लो गलती न हो, अगर मान लीजिए कि हम डायरेक्ट इक्वल टू मास वाला मतलब फॉर्मूला लगाते, तो हम क्या करते, तो हम इसका आंसर 30 दे देते। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब भी रेजिड्यू बचेगा, ठीक है ना, देख लीजिए, जब भी क्वेश्चन में रेजिड्यू बचेगा, ठीक है, इन द केस ऑफ रेजिड्यू, ठीक है, मेरे विचार से आप रेजिड्यू समझ गए होंगे कि भाई देखिए, जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, यानी कि रिएक्शन के बाद जो बच जाता है, उसको बोलते हैं क्या, रेजिड्यू। ठीक है, तो इन द केस ऑफ रेजिड्यू, ठीक है, जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, ठीक है, जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता है। ठीक है, बल्कि मास ऑफ, देखिए ना, यहां पर भाई मास ऑफ रिएक्टेंट है 30 ग्राम, लेकिन मास ऑफ प्रोडक्ट तो 25 ग्राम है, दोनों बराबर कहां है? ठीक है, तो बराबर अगर हमें करना है, तो प्रोडक्ट में आपको रेजिड्यू का मास जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कि इन द केस ऑफ रेजिड्यू, मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट और मास ऑफ रेजिड्यू। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी रेजिड्यू बचता है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट नहीं होगा, बल्कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ रेजिड्यू होगा। ठीक है, तो मेरे विचार से आप समझ गए होंगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे विचार से। चलिए, ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्या, मेरा बस चले तो हम 2-3 क्वेश्चन करें। ठीक है, और कहां से करेंगे, तो एनसीईआरटी से, ऑल टाइम फेवरेट एनसीईआरटी। ठीक है, पढ़ना है घर पे जाके एनसीईआरटी। जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, साइंस साइंस साइंस। ठीक है, कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी यहाँ पे ला रहा हूं। ठीक है, और हमें क्या करना है, सवाल देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पे दे दिया है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सवाल है। ठीक है, ये सवाल नंबर आप 1 को देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, आप इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए आप। ठीक है, फिर बनाएंगे।
यही पे बना देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन अ रिएक्शन, भाई स्पेस को ले ले क्या? चलिए ठीक है, आइए समझिए इसको। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा गौर से देखिए। क्या कह रहा है? इन रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। समझिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है। देखिए मेरे पास क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, वो भी कितना है? वो भी है 5.3 ग्राम। ठीक है, अब क्या कर रहा है? ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? एसिटिक एसिड के साथ। और एसिटिक एसिड कितना है? 6 ग्राम है। कह रहा है ये दोनों रिएक्ट करके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कितना बन रहा है? 2.2 ग्राम। और क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। ठीक है, 0.9 ग्राम। ठीक है, क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है 0.9 ग्राम। और एक चीज और बन रहा है, सोडियम एसीटेट। कौन बन रहा है? सोडियम एसीटेट बन रहा है। कितना बन रहा है? ठीक है, 8.2 ग्राम। अब आपसे कह रहा है, ठीक है, कि आप हमको दिखाइए कि ये जो डाटा है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करता है। यानी कि मैंने जो ये एक्सपेरिमेंट कराया कि भाई ये रिएक्ट किया, इतना 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 ये बना, तो क्या ये जो रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करता है? तो हमको ये कैसे पता चलेगा वेरीफाई करता है कि नहीं करता है? तो भाई आप इसका भी मास टोटल निकाल लो, टोटल प्रोडक्ट का भी मास निकालो, दोनों अगर बराबर आ गया तो करता है, नहीं आया तो नहीं करता है। इतना आसान है। ठीक है ना? तो आप मास ऑफ रिएक्टेंट निकाल लो। मास ऑफ रिएक्टेंट तो कितना है भाई? 5.3 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा? 11.3 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इतना आ गया। ठीक है, तो अब मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आया? ठीक है, मास ऑफ प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, तो 2.2 ग्राम 8.2 ग्राम कितना आ जाएगा? तो 10.4 ग्राम और 0.9 ग्राम। 8.4 और 0.9। ठीक है ना? तो कितना गया? 11.3 ग्राम। ठीक है ना? तो मास ऑफ प्रोडक्ट भी कितना हो गया? 11.3 ग्राम। तो देख लीजिए ना, यहाँ पर मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर आ गया? मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आ गया। मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर आ गया? मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आ गया। इसका मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है वेरीफाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। सिंपल सा बात है। ठीक है, अब और भी आप सवाल कर सकते हैं इस पर। ठीक है, आप बुक वगैरह देखिएगा, और भी सवाल होगा। ठीक है, आप रेजिड्यू वाले पे ही सवाल कर सकते हैं। ऐसा करेंगे, कल जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो मैं कुछ सवाल लिख के लाऊंगा आपके लिए, अच्छे अच्छे सवाल। ठीक है, रेजिड्यू वगैरह पे जो सवाल बनते हैं, ठीक है, वो भी मैं लिख के लाऊंगा। अभी भी मैं चाहूं तो शायद, मतलब वो हमारे पास एआई है। ठीक है, तो एआई से मैं पूछ सकता हूं। ठीक है, बट रहने देते हैं, कल लिख के लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरे विचार से आप लोग को समझ में आया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। खत्म हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इतना ही था और इतना ही पढ़ना है भाई। हम तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, अच्छा पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले दिन। ठीक है, और हाँ एक बात और, आप लोग नए वाले बच्चे हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पे मैं आपको ये नोट शेयर करता हूँ। ठीक है ना? तो आप आ जाइए टेलीग्राम पर, नोट आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, चलिए बाय बाय।